दोस्तों, हम जूनियर असिस्टेंट के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने मैथ्स और रीजनिंग के कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस किए जूनियर असिस्टेंट के। आज हम करेंगे कंप्यूटर का फर्स्ट पीवाईक्यू डिस्कशन जो 2024 जूनियर असिस्टेंट का रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए सेशन, अगर आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ताकि एटलीस्ट आपको ये ट्रेंड पता चले कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आते हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल रहता है, कितनी डेप्थ रहती है, कितना आपको पढ़ना है, क्या स्किप करना है। ये सब चीजों को एनालाइज करने के लिए आपको पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो उसी लिए हमने पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रीवियस जो वीडियोस हैं जो पीवाईक्यूज के ऊपर है, मैथ्स का कंपोनेंट और रीजनिंग का, आप वो जाकर भी देख सकते हैं। और काफी सारे स्टूडेंट्स का उन वीडियोस पे भी रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत ब्रिलियंट रिस्पांस है। आपके मैसेजेस भी मैं देखता हूँ कि आपको समझ भी आ रहा है, सब कुछ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है मैं सारा वहां पे देखता हूँ। ठीक है, तो आज हम फिलहाल करेंगे जूनियर असिस्टेंट का पेपर 2024 का कंप्यूटर का सेशन। चलिए, स्वागत है आपका फिर से एक बार विंग से एक उड़ान के चैनल में। आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का कंपोनेंट। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बिट्स एंड बाइट। अब आपको पता है बिट्स क्या होता है। बिट्स जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है। मतलब कोई भी डेटा उसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, बिट है। जैसे सेल जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है, उसी तरह बिट जो होता है वो कंप्यूटर में सबसे छोटा। और बिट जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 1 और 0। और हमें पता है कंप्यूटर जो है वो यही लैंग्वेज समझता है, 1 और 0। ये आपको पता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको रिलेशन आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट्स होते हैं। ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन आए हैं। जूनियर असिस्टेंट में 20 क्वेश्चन आए और आप चेक करिएगा आउट ऑफ 20 आपने कितने करेक्ट किए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप ये चेक करना साथ। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसको सी डैक भी बोलते हैं, जो पुणे में है, वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर किसने क्या बना, उस कंपनी ने क्या बनाया था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, उसका क्या नाम था। तो आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो बड़े अच्छे से आपने पढ़ा होगा, परम 8000 जो था वो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था। किसने बनाया था, सी डैक का, जो कहां पे उसका है हेडक्वार्टर, कहां पे है, पुणे में उसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और परम, अगर आपको परम की फुल फॉर्म आती है तो ये जो परम होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पैरेलल मशीन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, पैरेलल मशीन। तो ये भी इसकी फुल फॉर्म होती है और फर्स्ट कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोनों क्वेश्चन ज्यादा मतलब इजी लेवल के आए। अभी पहला क्वेश्चन भी इजी, सेकंड भी इजी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म्स। ये आपको बड़े अच्छे से पता होगा, आजकल मेटा बड़े अच्छे से आपको, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करें, फेसबुक यूज करें, जो आज जनरली सभी करते हैं, तो आपको पता होगा मेटा क्या है। मेटा ने व्हाट्सएप को भी ऑन किया हुआ है, फेसबुक को भी, मैसेंजर को भी, थ्रेड को भी, इंस्टाग्राम को भी। ये सबको जो है ये कंपनी किसके अंडर आती है, मेटा के अंडर आती है। तो मुझे बताइए इसमें से आपको पता है ये जो इंस्टाग्राम है, बाकी तीन में से कोई भी नहीं, ये सारी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के अंडर आता है। बट जो इंस्टाग्राम है वो किसके अंडर आता है, मेटा के अंडर आता है। और इसके फाउंडर कौन है आपको वो भी अच्छे से पता है। चलिए, अगर आपको नहीं, जिसको पता है वो कमेंट में जरूर मैसेज करके बताइएगा मेटा के फाउंडर कौन है। ठीक है, हालांकि बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स आपको पता है, ई कॉमर्स कौन सी वेबसाइट्स होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं ना। ठीक है, अब देखिए ई कॉमर्स साइट जो होती है कौन सी नहीं है, नॉट नॉट पूछा उन्होंने। अब आपको पता है एजियो भी है, ठीक है, अमेजोन भी है, फेसबुक सॉरी फेसबुक नहीं है यहाँ पे, और बुक माई शो। अब आपको पता है जो फेसबुक है ये ई कॉमर्स साइट नहीं है, इससे के थ्रू क्या करते हैं हम, चैट करते हैं हम। ठीक है, इसमें पेजेस, प्रोफाइल वगैरह सब होता है। बट बाकी जो है वो सारी ई कॉमर्स साइट है, बट ये नहीं है, ये जो चैट या मैसेंजर है ये। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक जो क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, अभी तक जितने 4 क्वेश्चन आए थे चारों के चारों क्या है, बिल्कुल ईजी लेवल है उनका। अब यहाँ पे देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको दिया। जब आप कंप्यूटर का इनफैक्ट सबसे पहला टॉपिक जनरेशन से ही स्टार्ट होता है और आपको बड़े अच्छे से पता भी होगा। फर्स्ट जनरेशन में आपको पता है वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी ये। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है करेक्ट कौन सा आ गया, सेकंड। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज की थी, लार्ज साइज की होती थी और लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर होता था। और सेकंड जनरेशन में आपको पता है
इसके बाद जो वैक्यूम ट्यूब्स के बाद क्या आए थे आपके ट्रांजिस्टर्स आए थे, क्या आए थे ट्रांजिस्टर। तो ये आ गया सेकंड जनरेशन में, कौन आ गया, ट्रांजिस्टर्स आ गए, स्मॉलर एंड मोर रिलायबल, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में आपको पता है क्या आ गया था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स आ गई थी। ट्रांजिस्टर को हमने क्या करना शुरू कर दिया था, चिप्स में लगाना शुरू कर दिया था, ठीक है, आईसी आना शुरू हो गया। तो ये थर्ड का ऑप्शन आ गया। फिफ्थ और फोर्थ जनरेशन में आपको बड़े अच्छे से पता है यूटिलाइज्ड माइक्रो प्रोसेसर, पर्सनल कंप्यूटर्स इमर्ज होना शुरू हो गए थे, ठीक है, ये आना शुरू हो गए थे। और फिफ्थ जनरेशन आप जो बचा वही जिसमें पैरेलल प्रोसेसिंग हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये आप आराम से बता सकते हैं क्योंकि इन सब में जो लेटेस्ट वो फिफ्थ जनरेशन है उसके अकॉर्डिंगली भी आप बता सकते हो, और इनफैक्ट इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होगी आप आराम से एलिमिनेट करके भी बता सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, ये तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, और थर्ड का बेटा आएगा फिफ्थ, थर्ड का बेटा आ गया फिफ्थ, फोर्थ का बेटा आ गया फर्स्ट, और फिफ्थ का बेटा आ गया फोर्थ। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बिल्कुल इजी था। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन किए और पांचों के 5 इजी। बेटा ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जैसे आपको पता है कि अभी कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, इनफैक्ट हमने अपने प्लेटफॉर्म्स पे भी मेंशन किया कि 700 प्लस वैकेंसीज जो है वो नोटिफाई हो जाएंगी बहुत जल्दी, होनी भी चाहिए इस साल तक। तो अगर वो होने वाली है उससे पहले ही हमने, इनफैक्ट नोटिफिकेशन आने से पहले ही हमने कह दिया था कि हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये फाउंडेशन बैच जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जो अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए जो बैच है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको जेकेएसएसबी का कॉमन पोर्शन सारा का सारा पढ़ाया जाएगा। दोबारा आपको कोचिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जेकेएसएसबी के अंदर जितने भी आपको कंपोनेंट्स है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, उसके बाद जीएस का पोर्शन हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। तो आपको एक ही बार टाइम इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपका फिर आगे आपको रिवाइज करना है, अपने एंड से पढ़ना है, प्रिपरेशन करनी है, टेस्ट देना है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 100% आपका ये जो कमिंग वैकेंसीज आने वाली है इनमें से किसी न किसी लिस्ट में आपका जरूर नाम होगा। तो इंपॉर्टेंट है। इस पे हम क्या करवाने वाले हैं बेटा, एक आपका जो जूनियर असिस्टेंट, ये सारा सारा कवर होगा। क्लास टेस्ट रहेंगे बेटा इसमें आपके, क्लास टेस्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपने सपोज करो आपने अगर वीक का पढ़ लिया, 10 डेज तक एक सफिशिएंट पढ़ लिया, उसके बाद उसका टेस्ट होगा, ठीक है। क्लास टेस्ट रहेंगे इसमें, ठीक है, क्लास टेस्ट रहेंगे, और पीडीएफ्स रहेंगी जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल होता है। ये जो फाउंडेशन बैच है हमारा, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर जाकर आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। हमने कोर्स को लॉन्च कर दिया हुआ है, बट ये एक्टिव या फिर जो लाइव होगा वो कब होगा बेटा, 27 अक्टूबर को लाइव हो जाएगा। हमने कोर्स को एक्टिव कर दिया हुआ है। अगर आप जाकर रजिस्टर करते हैं, अभी भी आपको फर्स्ट कुछ स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट 10 स्टूडेंट 20 कुछ ऑफर है अभी, अब वहां पे जाकर आपको डिस्काउंट भी अभी मिल सकता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लस साथ में इसमें आपको ऑफलाइन का भी, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, आप आकर देख सकते हैं कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा कितनी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स बाहर के हैं, जो जम्मू से नहीं है, पीजीज जो है वो बॉयज गर्ल्स के अवेलेबल है, हम उनको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देंगे, वो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी पीजी आपको ज्वाइन करना बेटा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अभी तक जो हमने पढ़ा बेटा वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, इजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिवाइस ड्राइवर। अब देखिए डिवाइस ड्राइवर से आपको कुछ थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। डिवाइस का ड्राइवर मतलब ये हो गया उस डिवाइस को चलाने वाला हो गया ना, मतलब उस डिवाइस को कैसे ऑपरेट करना है, वो हो गया डिवाइस ड्राइवर बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए कह रहे which are considered the following about device driver, ठीक है। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। बेटा याद रखना डिवाइस ड्राइवर जो होता है ये हार्डवेयर नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डिवाइस में डाला होता है, जैसे पेन ड्राइव है ना, पेन ड्राइव का एक अपना डिवाइस ड्राइवर होगा, क्योंकि जैसे आप पेन ड्राइव को इंसर्ट करोगे अपने सिस्टम में तो वो रीड कर देगा, आपका सिस्टम उसको रीड करेगा और बोलेगा ऐसे ऐसे यूज करना, उसको पता चल जाएगा। तो पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होता है वहां पे डिवाइस, ठीक है। चाहे वो हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो, जो भी चीजें हो, अपना कीबोर्ड हो, सबका अपना अपना ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर होते हैं, जिससे उनको आपको कभी फॉल्ट आता है ना किसी भी चीज में,
तो आपने देखा होगा डिवाइस ड्राइवर को भी रिमूव करके या फिर उसको डाउनलोड करके अपलोड करके चेंज ऐसे करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है, चलता है, ठीक है। तो बेटा ये हार्डवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर होता है। इट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर between the hardware device and the operating system of application of that is, बिल्कुल यही तो बात करी हमने। it instructs computer on how to communicate with the device, ये भी बात करी हमने। translating the operating system instructions into a language that a device can understand in order to perform the necessary task, बिल्कुल ठीक, ये भी है। examples of device driver, printer driver भी होता है, display driver भी होता है, USB होता है, sound card driver, mother card driver, ROM driver etc, ये सारे के सारे होते हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो आपका ऑप्शन सही है, तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट है। समझ आ गया? याद रखना बस ये हार्डवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये भी इजी था, इतना टफ नहीं था, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा ये भी आपसे आराम से हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल हार्डवेयर? इंटरनल हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, इंटरनल हार्डवेयर। आपको पता है जो टच पैड होता है, जो टच पैड होता है उसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, वो तो एक्सटर्नल हार्डवेयर हो गया। वेब कैम को भी हम टच कर सकते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर हो गया। माइक्रोफोन को भी टच कर सकते हैं, बट वीडियो कार्ड को बेटा टच नहीं कर सकते। वीडियो कार्ड या फिर ग्राफिक कार्ड ये हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है, अंदर होता है, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसलिए इंटरनल हार्डवेयर होते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, एलिमिनेट भी कर सकते हो आप। ये भी इजी था, इतना टफ नहीं था। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये बोलते हैं डीएमए। कंट्रोलर इज अ फीचर विद इन द कंप्यूटर दैट, अब देखिए डीएमए का क्या काम होता है। डीएमए का क्या काम होता है कि अगर आपको सिस्टम को, मतलब मान लीजिए मेन मेमोरी में कोई भी डेटा पड़ा है और बिना सीपीयू के इंटरफेरेंस के आप उस मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हो, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स जो है जो हमने लगाए हुए हैं वो बिना सीपीयू को डिस्टर्ब किए हुए डायरेक्ट मेन मेमोरी से उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ सीपीयू। तो आप मान लीजिए वो होता है, वो किसकी वजह से होता है? डीएमए की वजह से हो पाता है। अदरवाइज सीपीयू के थ्रू ही सारे काम होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अरे सीपीयू बाकी किसी और काम पे लगा रहे, वो अपना इंपॉर्टेंट काम करे, क्योंकि वो ब्रेन है, वो अपना इंपॉर्टेंट, इन फालतू चीजों में जो हम एक्स्ट्रनली बिना सीपीयू के कर सकते हैं, तो हम क्यों जबरदस्ती उसको बीच में डालें, उसका टाइम क्यों ले हम। तो हम ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर कोई ऐसी चीज हो जो डायरेक्ट क्या करे, सीपीयू को बाईपास करके हम डायरेक्ट मेन मेमोरी से उसको एक्सेस कर पाए। तो वो किसके थ्रू होता है? डीएमए के थ्रू। वही लिखा होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस कर पाओ आप, ठीक है। तो ये क्या? ट्रांसफर द डेटा टू द मेन मेमोरी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कम्युनिकेशन, क्या है ये? डायरेक्ट within is a feature within the computer that transfer the data to the main memory without intervention of CPU, ये बिल्कुल सही है। कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क, ये बात नहीं है, नेटवर्क की कोई बात नहीं है। ग्राफिकल इंटरफेस की कोई बात नहीं, मैनेजर सीपीयू क्लॉक, ये भी कोई बात नहीं है। तो पहला ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। ये क्या करेगा? डेटा टू द मेन मेमोरी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू, या देगा या लेगा, जो भी, रीड या राइट दोनों में से कोई भी, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? अब बेटा रियल टाइम आपको पता होगा, रियल टाइम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें मतलब विद इन टाइम, कुछ टाइम का उस पे टाइम पे डिपेंडेंट होते हैं। विद इन टाइम कॉन्स्टेंट्स आपको क्या करना पड़ता है? आपको रिस्पॉन्ड करना होता है, ठीक है। तकरीबन ये इंडस्ट्रीज में इन जगहों पे यूज होते हैं, ठीक है। कोई भी काम करवाना आपको टाइम के स्टैंड पे कि भाई इतना टाइम है वो होना चाहिए, इतना टाइम है ये होना चाहिए, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हो। तो ये कह रहे हैं कि नॉट अ रियल टाइम। अब ये बेटा आपको पता होना चाहिए, ऐसे ये आप मतलब इसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, इनकी नॉलेज होगी तभी आपको पता होगा, अदरवाइज नहीं। देखिए, जो सिंगल लाइनक्स होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो होता है वो रियल टाइम होता है। वो कौन सा होता है? सॉरी, वो जो होता है नॉर्मल होता है, रियल टाइम नहीं होता, वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये रियल टाइम भी होता है, ये भी रियल टाइम होता है बेटा, ये भी रियल टाइम होता है। बट जो पाम ओएस है ना, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम नहीं होता है। रियल टाइम का मतलब ये हो गया टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये नहीं होता है। जैसे विंडोज जो होती है हमारी, वो भी रियल टाइम नहीं होती, एंड्रॉइड जो होता है वो भी नहीं होता, ठीक है। उसी तरह पाम तो जो पाम ओएस होता है ये भी हमारा क्या होता है? रियल टाइम नहीं होता। तो आपका आंसर आ जाएगा पाम। क्या आपको पता होगा कुछ एग्जांपल्स, तो आप इसको कर पाओगे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, आप कह रहे हैं शॉर्टकट कीज आपको बताना, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। आपको बाकी कुछ ना पता हो, कट का पता होना चाहिए। कट क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स कट होता है, और पेस्ट क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी। ये दोनों आपको तो पता होंगे, 200% मैं कह सकता हूँ ये दोनों आपको पता होंगे।
नॉर्मली जो थोड़ा सा भी यूज करते हैं बच्चे, ठीक है। कट का हो गया 3 और पेस्ट का हो गया 4। देखते हैं इससे एलिमिनेट होता है। 3 का 4, 3 का 1 ये एलिमिनेट हो गया, 3 का 4 और 4 का 3, 4 का 3, 4 का 2 नहीं होगा, 4 का 4 नहीं होगा, 3 का 4 है, अच्छा 3 का 3 है और 4 का 4 है, सॉरी मैं इसको भी गलत पढ़ रहा हूँ। 3 का 3 दिया है इन्होंने, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये तो इसी दोनों में से क्या हो रहा है आपका, बस इन दो, अगर आपको इन दोनों का भी पता है शॉर्टकट की, तो आराम से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है आपसे। तो रिप्लेस का होता है बेटा क्या, कंट्रोल प्लस एच, जिससे आप हिस्ट्री फाइंड कर सकते हैं। अगर ये दोनों प्रेस करते हैं, कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो हिस्ट्री फाइंड कर, मतलब कुछ आपको सर्च करना है, कंट्रोल प्लस एच करोगे तो वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहां पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। हाइपरलिंक आपको पता है, एक लिंक होता है जो कहीं पे भी आप इंसर्ट कर सकते हो, ताकि आप उस लिंक को क्लिक करें तो डायरेक्ट उस पेज पे चले जाए, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन सी। अब चलिए नेक्स्ट में, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 20 क्वेश्चन है, चलो वीडियो भी थोड़ी लिमिटेड रहेगी और आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसएस। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एसएस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलमोस्ट दोनों में क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, लेकिन क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो एसएस होता है ये डेटाबेस मैनेजमेंट होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और वो एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट होती है। आपको ये इतना पता होगा, एक्सेल जो होती है वो क्या होती है, स्प्रेडशीट होती है, ठीक है। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट, मतलब तकरीबन इसका काम जो होता है कॉम्प्लेक्स डेटा को भी मैनेज करना इन सिंपल फॉर्म, तो वो एसएस का काम होता है, ठीक है। तो क्या ये प्राइमरी फीचर माइक्रोसॉफ्ट एसएस, इट इज अ वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, नहीं बिल्कुल नहीं। इट इज अ स्प्रेडशीट, ये मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल भी नहीं, स्प्रेडशीट नहीं होती है। इट इज अ ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल भी नहीं। इट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड क्वेरिंग डेटाबेसेस, बेसिस, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या आ गया आपका, करेक्ट आंसर आ गया, बिल्कुल सही है ये भी, ऑप्शन डी। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बेटा। अब यहाँ पे आ जाइए, अब पूछा इन्होंने आपको कि शॉर्टकट कीज ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो बेटा ये आपको शायद पता होगा तो तभी होगा, है ना। शॉर्टकट कीज ऐसे तुक्का भी लगाओगे तब भी नहीं, क्योंकि जनरल शॉर्टकट कीज फिर भी पता होती है, बट स्पेसिफिक अगर पूछा तो वो आपको पता ही होना चाहिए। वैसे आपको बता दो, आपने शॉर्टकट कीज अगर याद की होंगी, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, ये डायरेक्ट इसका है। एफएस को अगर आप करते हो, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगनिंग, इसको अगर करते हो तो स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। ऑल्ट प्लस F5 करते हो, फंक्शन F5, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू, और एस्केप करते हो तो एंड द प्रेजेंटेशन। ये आपको बड़े अच्छे से पता होगा एस्केप का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है। तो एक्चुअल में ये जिस सीक्वेंस में लिखा है इसी सीक्वेंस में ही है आंसर आपका, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, इसी सीक्वेंस में ही आपका आंसर बेटा। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा बेटा मिसप्रिंट हो गया, ये वन, ये पहले ही ऑप्शन है, वन का वन, टू का टू, थ्री का थ्री और फोर का फोर, ठीक है। अच्छा एक बेटे ने लास्ट वीडियो में, एक स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो में कमेंट भी किया था कि सर आप टाइपिंग का, बेटा वो टाइपिंग एरर नहीं था, वैसे वो जो एग्जाम में जो हमने उठाया था वहीं से ही टाइपिंग एरर था। तो बेटा टाइपिंग एरर जो होता है ना, आप बोलते ऐसे हो ना वहां पे कमेंट पे कि पहले ठीक कर लिया करो, टाइपिंग एरर जेकेएसएसबी से भी हो रहा है, वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो हमसे भी हो सकता है, अगर हो भी जाता है तो इतना ये कोई बोलने वाली बात नहीं होती कि आप उसको भी पॉइंट करो। बेटर है जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आप उसको करो, ऐसे उस पर ध्यान दे रहे हो, बेटर अपन जो आपको मिल रहा है, जो फायदे वाली चीज है वो ले लो आप, ठीक है, उस पर गौर मत करो, वो तो चलो इग्नोर हो भी सकता है, छोटा सा तो एरर था वो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएस पावर पॉइंट स्लाइड, ये भी आपको बता दूं, ये स्लाइड SLID, ये भी वहां पे पेपर से सीधा सीधा डी तक आया हुआ है, ई नहीं लिखा हुआ, वहां पे भी मिस्टेक है, ठीक है। स्लाइड मास्टर फीचर इज नॉट ट्रू, क्या बोला है स्लाइड मास्टर। देखिए स्लाइड मास्टर क्या होता है, एक मेन स्लाइड होती है जिसमें आप कुछ भी चेंज करेंगे, पूरी आपकी जो स्लाइड्स होती है सब चेंज, मतलब उसी स्लाइड में अगर आप फॉन्ट चेंज कर रहे हैं तो सारी स्लाइड में चेंज होगा, उसी स्लाइड में अगर आप बोल्ड कर रहे हैं, लेटर कुछ भी चेंज कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, तो उसको चेंज करने पे आप सारी स्लाइड पे चेंज हो जाएगा। हर बार आपको हर एक स्लाइड पे जाकर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेन स्लाइड पे चेंज करना है, पूरी सारी की सारी स्लाइड पे चेंज आ जाएगा, समझ आए। चेंजेस मेड टू द स्लाइड मास्टर अफेक्ट ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन दैट यूज द सेम लेआउट, यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्लाइड मास्टर, क्या बोल रहा है, नॉट ट्रू। अच्छा ये पहला भी तो सही है, ये भी सही लग रहा है, यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्लाइड मास्टर विद इन अ सिंगल, ये भी सही है। स्लाइड मास्टर कैन नॉट बी यूज्ड टू, ये गलत है बेटा, ये गलत है। कस्टम स्लाइड लेआउट्स कैन बी क्रिएटेड एंड सेव्ड इन द स्लाइड मास्टर, ये भी सही। कह रहे स्लाइड मास्टर कैन नॉट बी यूज्ड टू मॉडिफाई द फॉन्ट, यही तो बात मैंने आपको बोली,
कि आप स्लाइड मास्टर के थ्रू फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो, बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड्स को भी चेंज कर सकते हो, सबको मॉडिफाई कर सकते हो आप बेटा, ठीक है। तो इसका जो नॉट ट्रू है वो कौन सा है, सी है, बाकी क्या है, ट्रू है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे बेटा। अब ये बड़ा आपको कॉमन, आपने शायद ईमेल पे बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। अब मुझे इसका फुल फॉर्म बताना, इसका फुल फॉर्म बताना, इसका फुल फॉर्म बताना, इन दोनों का फुल फॉर्म बताना, ठीक है। मैसेज करना कमेंट में, मुझे बताना, जेन्युइनली बताना, ठीक है। आपको ये नहीं कि देखकर बता दिया उससे कोई फायदा नहीं, आप अपने बस अपने एंड पे बता देना ना, आपको भी सेटिस्फेक्शन है, मुझे भी लगेगा कि हाँ यार चलो आता है बच्चों को। अब देखिए कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईमेल प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स के आगे एक मतलब प्रिंसिपल्स, कुछ तरीकों के साथ जो चीजें होती हैं, ठीक है, एंड सर्विसेज इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। POP3 जो होता है ना, enables users to access their email messages directly on the server without downloading them, ये पहला ही गलत है। एक्चुअली POP3 का ये काम होता है कि आप डायरेक्टली सर्वर पे जाकर एक्सेस नहीं कर सकते, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इन्होंने ये जो लिख दिया ना विदाउट डाउनलोडिंग देम, यही ये क्या हो जाता है, नॉट ट्रू आ जाता है। सॉरी यही तो आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको डाउनलोड करना पड़ता है सर्वर से, उसके बाद जाकर आपको एक्सेस करना पड़ता है। IMAP क्या हो जाएगा, अलोज यूजर टू एक्सेस एंड मैनेज देयर ईमेल ऑन मल्टीपल डिवाइस व्हाइल कीपिंग द मैसेजेस सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इंटरनेट पे ही जाकर उसको, इसकी फुल फॉर्म से ही आपको समझ आ जाएगा वैसे, ठीक है। इंटरनेट पे ही जाकर आप एक्सेस भी कर सकते हो, ईमेल्स को एक्सेस भी कर सकते हो, और अगर जहां पे मान लो आप मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हो, ईमेल पे जाकर अपने मोबाइल पे ओपन किया आपने, कोई मैसेज को ओपन कर दिया, डाउनलोड नहीं किया आपने, जस्ट डायरेक्टली आप मेल मतलब वहीं पे सर्वर पे नहीं जाकर एक्सेस कर रहे हो। अब आपको ये पता ना हर चीज का अपना अपना सर्वर होता है, जैसे फेसबुक का अपना सर्वर है, इंस्टाग्राम का अपना सर्वर है, ईमेल का अपना सर्वर है। सर्वर क्या हो गया, जितने भी क्लाइंट, जितने भी कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उन सब का जो डेटा होगा वो जाकर उस सर्वर में सेव होगा, हवा में तो सेव होगा नहीं। तो अब ये इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, सॉरी, देखिए अब वो जाकर जो सर्वर, पूरा का पूरा डेटा जाकर सर्वर में सेव होगा, ठीक है। तो अगर हम थ्रू, हम बिना डाउनलोड किए हुए एक्सेस कर पा रहे, इसका मतलब हम सर्वर में डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो काम जो करता है वो कौन करता है, IMA के थ्रू हम कर पाते हैं। अब मैसेजेस को डाउनलोड थोड़ी करते हैं, डायरेक्ट जाकर सर्वर में एक्सेस करते हैं, वो थ्रू इस प्रोटोकॉल के करते हैं, IMAP के थ्रू। समझ आ गया आपको। और सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि जैसे आपने जिस चीज को रीड कर लिया फोन पे, अगर आप सेम लैपटॉप पे चेक करोगे वहां पे भी रीड ही शो करेगा, ठीक है। पैरेलली क्या हो जाएगा, वो जो आपने यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया वहां पे भी सेम हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे आप रीड कर चुके हो, आप लैपटॉप पर जाकर ईमेल को ओपन कर रहे हो तो वहां पे वो अनरीड ही शो कर रहा है, वो वहां पे रीड शो करेगा आपको, ठीक है। SMTP इज यूज्ड फॉर सेंडिंग, बिल्कुल ठीक है, ये आउटगोइंग ईमेल मैसेजेस, ईमेल क्लाइंट्स कैन यूज टू एनक्रिप्ट द कम्युनिकेशन, बिल्कुल ठीक है। अब बस आपने इसकी फुल फॉर्म मुझे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 14, दो काम दिए मैंने आपको अभी तक, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का बेटा क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई है, आपको पता है फॉर्म फिलिंग डेट भी स्टार्ट होने वाली है, तो बेटा आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो हमने इसका कोर्स जो है वो लॉन्च किया हुआ है, क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं, अपलोड हो रही हैं, GS की, कंप्यूटर की, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, साइमल्टेनियसली डेली क्लासेस चल रही हैं। जो स्टूडेंट सब्सक्राइब किया हुआ है वो उनको पता होगा हमारी डेली क्लासेस चल रही है, रेगुलर एक एक क्लास हमारी डेली अपलोड हो रही है, और आप वहां पर जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उसका एक्सेस नहीं लिया हो, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ले सकते हो वहां पे जाके, ठीक है। यहाँ पे आपको टेस्ट मिलेंगे, फैकल्टी का अगर आपको कोई डाउट है तो फैकल्टी के साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो, ठीक है। रैंक वाइज जो आप टेस्ट दे रहे हो उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद अपडेट, जो भी स्टडी मटेरियल वो भी आपको अपडेटेड मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए अब आ गया IC चिप्स फॉर कंप्यूटर यूजली मेड अप मेटल ऑफ, किस ये पता आपको, सिलिकॉन, सिलिकॉन बड़े अच्छे से पता आपको, ठीक है, इसका बनता है ये। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द डैश फोल्डर retains copies of email messages have started but are not yet ready to be sent। ये आपको पता है, कोई मैसेज आप टाइप करते हैं और फिर किसी भी रीजन से अगर क्लोज कर देते हैं तो वो कहां पर जाके बेटा सेव होता है, वो ड्राफ्ट पे सेव होता है, ठीक है। द ड्राफ्ट फोल्डर रिटेन कॉपीज ऑफ ईमेल
मैसेजेस, ये आपको बड़े अच्छे से पता है बेटा, ठीक है। चलिए, डैश इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मैक्रोज। अब मैक्रो क्या होता है एमएस एक्सेल में, मैक्रो का क्या फंक्शन होता है, कोई भी चीज आप काम कर रहे हैं ना, जिस भी आप मतलब जिस भी डेटा पे आप काम कर रहे हो, आप चाह रहे हो ये जो काम, ये जो एक्शन है, मतलब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, या फिर बोल्ड करना, कोई भी एक्शन मान लीजिए, आप चाह रहे हो कि यार ये बार बार मुझे करना है, बार बार परफॉर्म करना है, ये काम करना है बार बार, आप क्या करोगे, मैक्रो में, मैक्रोज में जाकर उसको सेव कर दो। ऑटोमेटिकली आपको हर बार मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस काम को, बोल्ड करना, लेटर को चेंज करना, कैपिटल स्मॉल या फिर पैराग्राफ चेंज करना, वो आप वहां पर कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर वो खुद ब खुद करता जाएगा, आपको सिर्फ टाइप करना या डेटा को लिखना है, जैसे भी लिखना वो खुद बाकी उसका लेआउट फॉलो करवाएगा, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज होती है ना बेटा, मैक्रो टू राइट अ मैक्रो इन एक्सेल, वो वीबी स्क्रिप्ट से होती है। बाकी सारी पाइथन, सी भी, ये आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, कोई ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो आजकल पाइथन में मतलब एआई वगैरह इनमें सब में यूज कर रहे हैं, ठीक है, जावा और सी प्लस, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। ये आ गया बेटा, काउंट इफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काउंट इफ डबल ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्लोज इन एक्सेल। ये बेटा क्या होता है कि ये अब आपने पढ़ा होगा तभी आएगा ये, काउंट सेल्स एज स्पेसिफाइड। व्हाट इज द फंक्शन, काउंट सेल्स एज स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड का मतलब हो गया, आप कोई भी कमांड दे रहे हैं, मान लीजिए ये काउंट इफ लिखा और इस ब्रैकेट के अंदर आपने ये आपने लिखा काउंट इफ, काउंट इफ लिखा, और काउंट इफ लेने के बाद ये कमांड दे दिया आपने कि B1 से लेकर B20 तक B20 तक जितने भी सेल हैं उसमें आप क्या करिए, उसमें एक लेटर को, एक मान लो 100, जितने भी B1 सेल से लेकर B20 तक जितने भी जो सेल्स हैं जिनको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, स्पेसिफाइड किया है, काउंट सेल्स एज स्पेसिफाइड, इनको जो स्पेसिफाई किया, इनके बीच में जितनी बार भी 100 आया उन सबको 100 को आपने काउंट करना है। समझ आया, नंबर ऑफ हंड्रेड्स कितनी बार रिपीट हुए, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो ये काम जो करता है ये काउंट इफ की कंडीशन के साथ करता है, तो आपका आंसर आएगा ए, काउंट सेल्स एज स्पेसिफाइड, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में। व्हाट इज कंप्यूटर फायरवॉल, बड़े अच्छे से पता है आपको फायरवॉल क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को जो मालवेयर इश्यूज होते हैं, मतलब जो हमारे साइबर अटैक्स होते हैं, उससे हमारे कंप्यूटर को बचाता है, ठीक है, वायरसेस से बचाता है, ठीक है। तो अब पढ़िए यहाँ पे, इट इज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्राम टू एनहांस द स्पीड, स्पीड का कोई रोल नहीं है इसका। इट इज बेस्ड ऑन प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट द पर्सनल कंप्यूटर फ्रॉम क्रैश ड्यू टू बग्स, बग्स की वजह से क्रैश करना, कोई ऐसा नहीं। इट इज इट इज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स एंड मेक द इंटरनेट नेटवर्क सिक्योर। बिल्कुल ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है थ्रेट्स, जो मालवेयर थ्रेट्स आ रही हैं आपको, साइबर थ्रेट्स आ रही हैं, उनसे बचाता है आपको, और मेक द इंटरनेट नेटवर्क सिक्योर करता है बेटा। ये बेटा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हो सकता है, हार्डवेयर दोनों हो सकता है, एंटीवायरस भी तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट। अ डैश इज अ प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी हैड कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट्स, अ लेआउट एंड अ बैकग्राउंड। बड़े अच्छे से पता आपको, टेम्पलेट, टेम्पलेट आप यूज करते हैं रेज्यूम बनाने के लिए, या फिर किसी भी इस तरह का कोई भी आप स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं तो टेम्पलेट्स आप यूज करते हैं। टेम्पलेट्स में क्या होता है, प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑलरेडी हैड कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट्स होते हैं, जो आपके मतलब हेडर में क्या रहने वाला है, बॉडी में क्या रहने वाला है, ठीक है, वो सारे फॉन्ट्स आपके रहते हैं, लेआउट रहता है और बैकग्राउंड, ये सारा आपका प्री डिसाइडेड होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20, और 20 आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो बेटा 20 क्वेश्चंस आए थे 2023 के। अब मुझे ये लगता है कि ये जो लेवल था पेपर का, इसमें मैं अगर कहूं तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे, 10 टू 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजी थे, मतलब इजी लेवल के थे, इजी लेवल थे, और बाकी 13 से 20, या फिर मैं कहूं मतलब 7 टू 8 जो क्वेश्चंस थे वो जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे। तो टफ लेवल का इतना कोई भी नहीं था, अगर आपने पढ़ा हुआ स्टडी, हाँ बिल्कुल ही खाली खुली जा रहे हो तो फिर आपके हिसाब से तो ज्यादा ही टफ होंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है बेटा सब्जेक्ट को अच्छे से, तो फिर मुझे नहीं लगता आप बोलोगे किसी भी क्वेश्चन को जो टफ था। बस ये बोल सकते हो कि मॉडरेट लेवल का था। जिन चीजों जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अगर नहीं पता तो नहीं पता, उसमें आप नहीं उसको एलिमिनेट कर सकते, काउंट इफ का जो था उसमें नहीं आप कर सकते, इस तरह कुछ क्वेश्चन थे जो मॉडरेट में थे, ठीक है, लेकिन तकरीबन जो थे 12 से प्लस जो क्वेश्चन थे वो इजी लेवल थे, ठीक है बेटा। तो
आज हमने कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। हम तीनों कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी और कंप्यूटर का भी। ठीक है, तो ताकि पीवाईक्यूज भी डिस्कस होते रहेंगे। अगर विद टाइम फिर हम क्या करें